मन को रंजित करने वाला, रंजन करने वाला ये आज का दिन है, बड़ा शुभ दिन है। जय हो बलूचिस्तान की। जय हो, जय हो। बलूचिस्तान वालों ने इस तिथि को, आज के दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में वो मना रहे हैं, अभी तक मनाया भी है। और मैंने ऐसे ही उत्सुकतावश इंटरनेट में पूछा कि भाई आज उन्होंने क्या क्या किया इस उपलक्ष्य में, तो उसमें बताया कि सारे संसार में जहां जहां भी बलूची हैं, सब स्थानों पर उन्होंने, चाहे अमेरिका, कोरिया, सबके नाम आए हैं, इंग्लैंड, कनाडा, जर्मनी, जहां जहां बलूची हैं वो सब लोगों ने आज के दिन को वैसे ही जैसे हम लोग 15 अगस्त मनाते हैं वैसे 11 अगस्त का दिन मनाया है स्वतंत्रता दिवस के रूप में, बलूचिस्तान के अंदर भी मनाया। तो ये बड़ा रोचक विषय है, आनंद का विषय है। हम भारतीयों के लिए तो जितना बलूचियों के लिए आनंद का विषय है, लगभग उतना ही आनंद का विषय हमारे लिए है। हो सकता है एक पैसा अधिक ही हो, क्योंकि हमें तो दोहरा सुख है ना कि ये पाकिस्तान टूट रहा है और एक हिंदू पक्ष में जो एक देश बन रहा है वो हिंदू पक्ष में है। मैं आगे उसका विश्लेषण करूंगा। तो इस रूप में बड़ा सुखद विषय है ये। और देखिए कि बलूचियों ने सचमुच बहुत लंबा संघर्ष किया। मुझे वो पुरानी बात याद आती है कि जब मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था विद्याधर सूरज प्रसाद नेपाल जी की, मुसलमानों पर उन्होंने बहुत लिखा है, उसमें उन्होंने 60 और 70 के दशक का उल्लेख किया है, बलूचिस्तान में जो आंदोलन चल रहा था। और उस समय पाकिस्तान का अत्याचार सुनकर के आप कांप जाएंगे कि जिन बलूचियों को पाकिस्तानी सेना पकड़ लेती थी उनको वो हेलीकॉप्टर में बिठाती थी और बलूचिस्तान के आसमान से जमीन पे पटक देती थी। ऐसे करके न जाने कितने बलूचियों की हत्या की थी। और एक बार नहीं, अनेकानेक बार पाकिस्तानी, और जिसको कि अब तो कहना गलत होगा कि पाकिस्तानी कुछ है, पंजाबी सेना। तो पंजाबी सेना ने जो अत्याचार किया है उसका समानांतर हमारे इस भारतीय उपमहाद्वीप में बांग्लादेशी है, बंगाल है, जहां इतना अत्याचार किया था पाकिस्तान ने। अंतर सिर्फ यह है कि जैसे जैसे दिन बीतता जा रहा है वैसे वैसे सोशल मीडिया उतना ही सघन सबल होता जा रहा है। इसलिए छोटी सी भी घटना पूरे संसार में फैल जाती है, वो पाकिस्तानी या पंजाबी सेना के लिए एक नई चुनौती है। अन्यथा ये उतने ही क्रूर हैं, उतने ही बदमाश हैं जितने वो बांग्लादेश के साथ थे, बंगाल के साथ थे, आज भी। तो इसलिए आप देखिए कि इन्होंने संघर्ष करना नहीं छोड़ा। और विशेषकर 2006-07 से कहते हैं, 20 साल हो गए, जो संघर्ष अभी चल रहा है इसको बलूचिस्तान के इतिहास में, 80 वर्षों के इतिहास में, परतंत्रता के इतिहास में चौथा चरण कहा जाता है। और ये चौथा चरण जो है अंतिम चरण है और निर्णायक चरण है, क्योंकि 2006 से इसने जोर पकड़ा और जोर पकड़ते पकड़ते ये आज की स्थिति ऐसी है कि ये आंदोलन चरम पर पहुंच गया है। और इसमें अब बलूची कुछ कहें इसका कोई मोल नहीं है, क्योंकि वो तो आंदोलनकारी है। हम भी आंदोलनकारी होते, क्रांतिकारी होते तो अपनी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहते, और एक जो मनोवैज्ञानिक युद्ध होता है उसके लिए कहते कि हमने इतना जीत लिया, उतना जीत लिया। नहीं, वो बात नहीं है। बात है आज पाकिस्तान के अंदर जो लोग हैं उनकी आत्मस्वीकृति है, वो मान चुके हैं। और उसमें जो सबसे बड़ा नेता है उसका नाम है फजलुर रहमान। फजलुर रहमान जो है वो खैबर पख्तूनख्वा का नेता है, उसका बाप भी नेता था और ये इस्लामी नेता है, मतलब उसकी पार्टी का नाम ही ऐसे ही कुछ जमाते उमाते इस्लामी टाइप का नाम है उसका। वो कहता है कि बलूचिस्तान में सूरज उगने से पूर्व और सूरज डूबने के बाद पाकिस्तान की कोई सेना, पाकिस्तान की कोई पुलिस बलूचिस्तान में कहीं नहीं दिखाई दे सकती।
बल्कि कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि दिन में भी वो नहीं दिखाई देते। ये पाकिस्तान का नेता कह रहा है, हम नहीं कह रहे। उसके बाद एक घटना क्या घटी है, अभी 10-15 दिन पूर्व की बात है। इस्लामाबाद में या लाहौर में एक सम्मेलन हुआ है। वो जो सम्मेलन है वो पंजाबी व्यापारियों का सम्मेलन है। वहां जो व्यापार है वो मुख्यतः पंजाबियों के हाथ में है। उस सम्मेलन का विषय क्या था? उसका विषय ये था कि भाई बलूचिस्तान से जो मटेरियल आ रहा था, क्योंकि ये जो खनन उद्योग है वो सारा का सारा मुख्यतः बलूचिस्तान में, गैस निकलती है, तेल निकलता है और अन्य प्रकार के धातु पदार्थ निकलते हैं जो बड़े महंगे हैं, बहुमूल्य पदार्थ है। तो उस सम्मेलन में जो व्यापारी हैं वो कह रहे हैं, उद्योगपति वो कह रहे हैं कि बलूचिस्तान से ये चीजें अब आनी बंद हो गई हैं, क्योंकि वहां से अब ट्रक नहीं आ रहे हैं। और आप जानते हैं कि एक ट्रेन है जो इस तरफ से, लाहौर की तरफ से, बल्कि पेशावर से होती हुई जाती है, जाफर एक्सप्रेस उसका नाम, एकमात्र ट्रेन है वो। दीदी को प्रसंग याद होगा यदि उनको ठीक से ध्यान हो, जो क्या नाम है उसका, अचिन अचिन क्या ना दीदी, अचिन लॉ क्या नाम है उसका, जो अंग्रेज था ना, सेनाध्यक्ष क्या था, अचिन लोक क्या था? हाँ 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 हाँ, क्या नाम था उसका? अभी याद नहीं अचिन लेक। हाँ, अचिन लेक, अचिन लेक, ठीक। तो उसमें आपको पता नहीं दीदी स्मरण है कि नहीं, उसमें बहुत सुंदर और बड़ा बारीक वर्णन है बलूचिस्तान का। अच्छा। उस व्यक्ति ने 40 के दशक में लिखा हुआ था कि बलूचिस्तान को यदि ये जो बनने जा रहा है पाकिस्तान, वह नियंत्रित करना चाहेगा तो कहीं कर पाएगा। और वो उसके भौगोलिक क्षेत्र का वर्णन करता है। वो कहता है कि एक ही सड़क है, सड़क मार्ग जो है वो एक है, और एक ही ट्रेन मार्ग है। तो यदि ये ट्रेन मार्ग और सड़क मार्ग को कोई अवरुद्ध कर दे तो बलूचिस्तान इधर के पाकिस्तान से कट जाएगा। औचिन लेक नाम है उसका, औचिन लेक, याद आ गया। ये औचिन लेक बहुत बड़ा ये जो है युद्ध विशेषज्ञ था और अंग्रेज था, और उससे पूछा गया था, अंग्रेजों ने उससे पूछा था कि ये पाकिस्तान कैसे बनेगा, भारत का विभाजन होगा तो क्या उसका परिणाम होगा। वो जो उसका दृष्टिकोण है वो अंग्रेज वाला दृष्टिकोण है, वो ब्रिटिश दृष्टिकोण है, भारत का नहीं है वो। लेकिन वो सारी बातों का विस्तार से वर्णन करता है और वो आज सटीक बैठ रहा है। देखिए, एक ही ट्रेन है जो जाती है, एक ही सड़क है जो जाती है, और बलूचियों ने इस ट्रेन को जब चाहा है मुट्ठी बंद कर दी है, ट्रेन को रोक दिया है, जब चाहे ट्रेन को उड़ा दिया है, जब चाहे पटरी उखाड़ दी है। और जो सड़क मार्ग है उस पे तो वो हालत हो गई जैसे हम टोल प्लाजा बनाते हैं वैसा उन्होंने बना दिया। वो जब मर्जी होती है किसी गाड़ी को जाने देते हैं, नहीं मर्जी होती है नहीं जाने देते हैं। तो एक प्रकार से उनका शासन चल रहा है। अब जो पाकिस्तान जिसको हम कह रहे हैं आज, वो केवल और केवल क्वेटा में सीमित है। और उसका कारण यह है कि वहां एक पूरा का पूरा सेना का बहुत बड़ा डिवीजन है, क्योंकि जब भी वो क्वेटा बना होगा तो राजधानी है, तो वहां बड़ा डिवीजन होगा। जैसे भारत में भी जो राज्य की राजधानी होती है वहां पे सैनिक होते हैं बड़ी संख्या, तो वो डिवीजन वहां बैठा हुआ है। और इनके पास जो अस्त्र शस्त्र का जो एक प्रकार से कहिए कि उसकी क्वालिटी है, उसकी क्षमता है, अभी इतनी भयंकर नहीं है कि दूर से उसको उड़ा के सत्यानाश कर दे। लेकिन ये जो क्वेटा में बैठी हुई सेना है, ये समझिए पंगु है, विकलांग है, वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती। वो तो अपना सब्जी आटा नहीं खरीद पाती है, दिन दहाड़े बहुत बच के जाती है, और रात को तो वो भी नहीं निकल सकती। तो एक प्रकार से समझिए पूरे बलूचिस्तान पर क्वेटा को यदि आप छोड़ भी दें तो बलूचियों का प्रशासन है, शासन है, वो अपना उनसे जो भी लेते हो कर लेते हो, सब कुछ करते हो, और उनका शासन चल रहा है। और ये जो 85% क्षेत्र हम कह रहे हैं, इस पर मतैक्य है। आज मैंने देखा है कोई एक अमेरिका का पता नहीं कौन सा है, कोई विद्वान है जो ये YouTube चैनल चलाता है, और मैंने देखा कि उसकी जो फॉलोइंग है वो बहुत बड़ी है, लाखों के आसपास है ट्विटर पर।
तो उसने आज बड़ा रोचक लिखा लिखा उसने कि कृपया मेरा एनालिसिस सुनिए कि मैं क्या इस पर बोलने जा रहा हूं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि देखिए, अमेरिका में कोई बैठा हुआ, इंग्लैंड में बैठा हुआ जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, प्रबुद्ध है, उसके सामने भी ये विषय जो है बिल्कुल खड़ा हो गया है। तो मैं इसको क्या देखता हूं कि जब आप इतने बड़े क्षेत्र को नियंत्रण में ले लेते हैं और ये बिल्कुल इरिवर्सेबल है, ऐसा नहीं कि पाकिस्तान कुछ करना भी चाहे तो कर सकता है उस पर, वो असंभव है पाकिस्तान से। ये संभव है कि कुछ दिनों तक क्वेटा ऐसे ही रहे, क्योंकि पाकिस्तान के पास अब एक ही एडवांटेज है, वो है वायुसेना। वायुसेना से अंत समय में यदि उसको लगेगा कि बलूचिस्तान हमारे हाथ से निकल गया, तो पाकिस्तान का अतीत है, वो बमबारी करता है हवाई जहाज से, जिसको कहते हैं युद्धक विमान, उससे। अब जो देश 60-70 के दशक में ये काम बलूचिस्तान में कर चुका है, वो आज क्यों नहीं करेगा? जबकि एक आर्मी का जो जनरल है वही सब कुछ है आज पाकिस्तान में, उसके पास कोई दया धर्म तो है नहीं। आप पीओजेके में देख लीजिए, खैबर पख्तूनख्वा में देख लीजिए, वो अपने लोगों से ही बातचीत नहीं करना चाहता। तो पॉलिटिकल सिस्टम जो पाकिस्तान का है उसमें रत्ती भर लचीलापन नहीं, और इसीलिए पाकिस्तान को तोड़ना आसान हो गया। जो झुकता नहीं वो टूट जाता है, झुकने का आप कोई प्रश्न नहीं। तो ये थोड़ा समय चलेगा क्वेटा, लेकिन बाकी जो हिस्सा है उस पर पाकिस्तान का अब नियंत्रण दोबारा नहीं हो सकता, असंभव है। अब क्या होगा इस पर विचार कीजिए। तो मैंने कई जगह सोचा कि कुछ पता करें। एक देश बना है सोमालीलैंड, इस सोमालिया का ही एक हिस्सा टूट के बना है। अब बड़ा रोचक विषय है ये, अब बड़ा आनंददायक सोमालीलैंड। सोमालीलैंड में मुसलमान रहते हैं, और ये ऐसा अद्भुत कृपा है ईश्वर की कि वहां के मुसलमानों ने पहला काम किया कि इस्लाम को लात मार दी, और वो डांस गाना गाते हैं इस्लाम के विरुद्ध। और उन्होंने 1991 में ही अपने क्षेत्र को स्वतंत्र घोषित कर दिया। आज तक किसी देश ने उसको मान्यता नहीं दी थी, लेकिन वो देश चल रहा था। मतलब 26 इधर और 9 उधर, 35 साल से वो देश स्वतंत्र के रूप में चल रहा है। 2025 में उसको इजराइल ने अपनी मान्यता दे दी। इजराइल ने मान्यता दे दी तो वो और बलवती हो गया, मजबूत हो गया। इधर दूसरा उदाहरण आपको तालिबान है। 2021 से तालिबान है, उसको भारत ने मान्यता नहीं दी है, अन्य देशों ने मान्यता नहीं दी है। घूम घुमा के एक रूस है जिसने अभी अभी मान्यता दी है, फिर भी वो देश चल रहा है। उसी प्रकार से बलूचिस्तान का भी हाल लगभग हो चुका है। आप मान्यता दें या न दें, बलूचिस्तान एक सच्चाई है, और आज के दिन उन्होंने अपने आप को वैसे ही स्वतंत्र माना है जैसे कोई देश मानता है, क्योंकि पाकिस्तान की सेना जा नहीं सकती, पाकिस्तान की पुलिस जा नहीं सकती। और मैंने संभवतः पिछली वार्ता में बताया था, एक और प्रसंग का उल्लेख किया था, वो और हास्यास्पद है, लज्जास्पद है पाकिस्तान के लिए। पिछले 5 वर्षों से बलूचिस्तान में जितने बाहर के अधिकारी हैं, जैसे आप कल्पना कीजिए, बिहार को ले लीजिए आप, तो बिहार में आईएएस हैं, आईपीएस हैं, और भी बहुत सारे अधिकारी हैं। तो क्या वो सारे बिहार के हैं? नहीं, वो तमिलनाडु के हो सकते हैं, उत्तर प्रदेश के हो सकते हैं, हिमाचल के हो सकते हैं, कहीं के भी हो सकते हैं। वैसे ही बलूचिस्तान के क्वेटा में या और शहरों में जो सिविलियन ऑफिसर्स हैं जितने, वो 2021 से ही गए नहीं वहां। वो कोरोना आया था 20 में, उसके बाद जो उन्होंने बोरिया बस्तर बांध के वहां से भागे, वो भागे ही हुए हैं। अब वो रह रहे हैं कहां? लाहौर में, इस्लामाबाद में, और उनके लिए एक विशेष प्रावधान किया गया है, वर्क फ्रॉम होम। मतलब आप सोचिए कि जो अधिकारी है वो वेतन ले रहे हैं बलूचिस्तान की सरकार से, और बैठ के काम कर रहे हैं लाहौर से, इस्लामाबाद से या कराची से। तो मैंने एक इसका विश्लेषण पढ़ा, वो और भी रोचक है। अब मान लीजिए कोई सड़क मार्ग है, विभाग है, उसके सारे अधिकारी बैठे हुए हैं लाहौर में, तो वहां सड़क कैसे बनेगी? तो सड़क बनती ही नहीं है।
शिक्षा विभाग के अधिकारी यहां बैठे हुए तो पढ़ाई होती नहीं है, सरकारी जो व्यवस्था है उसमें। और भी विभाग के नाम लेते जाइए, जितने विभाग के नाम लेते जाएंगे वो सारे के सारे अधिकारी जो हैं लाहौर में बैठे हैं, कराची में बैठे हैं और इस्लामाबाद में बैठे हैं। बलूचिस्तान से वो भाग गए 2020 में ही और फिर लौट के नहीं गए। अब यदि पाकिस्तान की सरकार कल को कहे कि तुम जाओ तो वो त्याग पत्र दे देंगे। और ये जो त्याग पत्र शब्द मैं कह रहा हूं, ये वहां पिछले 8-10 महीनों से खूब चल रहा है। वहां सेना का कोई अधिकारी, कोई सिपाही नहीं जाना चाहता। यदि उसका ऑर्डर होता है तो वो पहले ही चुपचाप त्याग पत्र देता है और ये कहता है कि भाई हमारी मृत्यु सुनिश्चित है तो हम क्यों जाएं, हम भीख मांग के जी लेंगे, ये प्राण रहेंगे तो हम कुछ भी कर लेंगे, लेकिन वहां क्यों जाएं? क्योंकि वहां पक्का है कि वो पहुंचा और मार दिया, आप बच नहीं सकते उससे। अब यहां मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा कि बलूचिस्तान का जो आंदोलन है क्रांतिकारी, वो अपने आप में सचमुच विलक्षण है। पहली बात ध्यान देने की बात यह है कि ये आंदोलन बहुत ही प्रबुद्ध आंदोलन, बहुत प्रबुद्ध आंदोलन है। इसमें जो लोग हैं, मुख्य नेता हैं, वो सारे के सारे बहुत शिक्षित हैं, अति शिक्षित लोग। अंग्रेजी में, हिंदी में, उर्दू में, किसी भाषा में आप सुनिए धारा प्रवाह बोलते, वो लगता ही नहीं कि पाकिस्तान के, किसी कोने से वो पाकिस्तानी नहीं लगते। दूसरा ध्यान देने वाला मामला है वह महिलाओं का की भागीदारी। महिलाएं इतनी अधिक है उसमें, इतनी अधिक है, बल्कि एक अनौपचारिक रूप से पूरा बलूचिस्तान अपना प्रधानमंत्री मानता है महारंग बलोच को, जो महिला है, जो कराची की जेल में है, उस महिला को मानता है। ये दूसरा विलक्षण पहलू है। और ये जो उसकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है, बौद्धिक क्षमता, वो इतनी विलक्षण है कि पाकिस्तान की पराजय इसीलिए हो रही है। पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान को मिला दीजिए तो उतनी बौद्धिक क्षमता नहीं है जितनी बलूचिस्तान में है। ये दूसरा मामला हुआ महिला का की भागीदारी लेके। तीसरा मामला यह है कि इसमें हिंदुओं का जो महत्व है वो सर चढ़ के बोलता है। इतना महत्व है हिंदुओं का जितना महत्व मुझे नहीं लगता कि भारत से बाहर हिंदुओं का ही है। क्योंकि बलूचियों का बलूचिस्तान से बाहर पूरे संसार में जो सबसे बड़ा नेता है वो हिंदू है। उसका नाम है डॉक्टर ताराचंद। डॉक्टर ताराचंद डॉक्टर होने के साथ साथ बहुत बड़े विद्वान हैं। वो मंत्री रह चुके हैं बलूचिस्तान में, आज वो वाशिंगटन में बैठते हैं। अमेरिका में बलूचिस्तान के प्रतिनिधि हैं। और बलूचियों का हृदय देखिए कि उन्होंने एक बार ताराचंद को नेता माना और दशकों से उनका नेता है वो डॉक्टर ताराचंद। डॉक्टर ताराचंद कभी मोदी जी को पत्र लिखते हैं, डॉक्टर ताराचंद कभी ट्रंप को पत्र लिखते हैं, डॉक्टर ताराचंद शेष राष्ट्राध्यक्षों को पत्र लिखते हैं। बहुत ही प्रबुद्ध विद्वान व्यक्ति। ये तीसरा विलक्षण पहलू है। और चौथा है उसकी सेना। उसकी सेना की वीरता की जितनी प्रशंसा की जाए कम है। और सेना में जो अलग अलग ब्रिगेड बने हुए हैं, वो ब्रिगेड जो जिस प्रकार से वो आक्रमण करते हैं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं प्रिसीजन अटैक, आपको शायद ही कोई अवसर मिलेगा जब उनका वार खाली जाता है। क्या तैयारी है उनकी। और पूरे पाकिस्तान का जो गुप्तचर कहिए कि उसका जंजाल है, उसको चीर कर रख दिया हुआ है। पाकिस्तान समझिए कि सस्पेंडेड है, किंग कर्तव्य मोड़ है उनकी सेना के सामने। बीएलए जिसको कहते हैं, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, उसमें एक ब्रिगेड है माजिद ब्रिगेड। वो जो मजीद ब्रिगेड या माजिद ब्रिगेड है वो फिदाई है। वो मृत्यु के लिए ही चुना जाता है उसमें लोगों को। और उसमें सबसे बड़ी बात लड़कियां हैं। और उन लड़कियों को आप देखेंगे, वो लड़कियां भी वो शिक्षित है। एक लड़की ऐसे ही इस आमने सामने की लड़ाई में मारी गई थी। जब वो जिंदा थी, जीवित थी, तो उसने अपना वीडियो बनाया था पूरी राइफल के साथ युद्ध भूमि से। और उसकी जो वाणी थी वो सुन के बड़े बड़ों के होश ठिकाने हो जाते।
वो उसने बताया था कि आज मैंने कितने पाकिस्तानियों को गोलियों से भून दिया है। लड़की कह रही थी और कह रही थी कि अगली गोली यदि मुझे लगती है तो मुझे रत्ती भर भी इसके लिए कोई अफसोस नहीं, कोई पश्चाताप नहीं। तो बलूचिस्तान एक प्रकार से अजेय हो चुका है। पाकिस्तान को कुछ नहीं समझ में आ रहा है, छटपटाहट है, बेचैनी है, लेकिन कोई उसको सूझ नहीं रहा रास्ता। और अंतिम बात जो मुझे दिखाई दे रही है वो ये है कि ये सब कब हो रहा है? जब अमेरिका पाकिस्तान के साथ है, जब चीन पाकिस्तान के साथ है। इनकी नाक के में दम कर दिया है बलूचिस्तान ने। भारत का साथ बलूचिस्तान को खुलकर तो है नहीं, किसी प्रकार की सामग्री की सहायता हो यह भी नहीं है। तो ये क्यों हो रहा है? तो एक बार आप 1971 को याद कर लीजिए, तब भी तो अमेरिका था, तब भी चीन था। अमेरिका तो लड़ने आ रहा था भारत से, और चीन तो हर समय भारत से लड़ने को तैयार रहता था। लेकिन चूंकि बंगाली लोग जग चुके थे, वो तैयार थे मरने मिटने को कि हमें पाकिस्तान के अधीन नहीं रहना है, इसलिए बांग्लादेश बना। वो उसी चीज की पुनरावृत्ति आज बलूचिस्तान में हो रही है। चाहे भारत की सहायता हो न हो, अमेरिका भले विरोध करे, चीन भले विरोध करे, लेकिन यह सत्य है। क्योंकि अमेरिका प्रत्यक्ष रूप से तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वहां जाके तो बंदूक चला नहीं सकता, न चीन बंदूक चला सकता। जबकि आप लोगों को जानकारी होगी, चीन की अपनी सेना है, पाकिस्तान में अपनी सेना है, लेकिन वो सेना इतनी कायर है, डरपोक है कि बलूची की सूरत देख के वो भाग जाती है। इसके अलावा जब सीपेक बना था तो पाकिस्तानियों को कहा था चीन ने कि हमारे लिए सेना का एक डिवीजन बनाओ। पाकिस्तान ने दुनिया भर का करोड़ रुपया खर्च करके एक डिवीजन बनाया और उसको डिप्लॉय कर दिया ग्वादर आदि क्षेत्रों में। वो सेना भी बिल्कुल बेकार हो गई है, व्यर्थ हो गई है, और आज ग्वादर पर अन्य क्षेत्रों पर बलूचियों का कब्जा है। चीन वहां से अपने प्राण बचाकर भाग गया है। तो मेरा मानना यह है कि यह स्वतःस्फूर्त अपने आप में सबल आंदोलन है, और इसका जो अंतर्राष्ट्रीय परिणाम होगा वो बहुत दूर तक जाएगा। बांग्लादेश की तरह सीमित परिणाम नहीं होगा, क्योंकि बलूचिस्तान की सीमा, लंबी सीमा, संभवतः 600-700 किलोमीटर लंबी सीमा ईरान से मिलती है, और ईरान में बड़ी संख्या में बलूची रहते हैं। यदि बलूचिस्तान एक सच्चाई बनकर सामने आ जाता है तो आप यह मान के चलिए कि ईरान भी टूट जाएगा कालांतर में। तीसरी बात, बलूची लोग बड़े ही मेहनती हैं, और इनमें से आज तक इतिहास है कि लोग आतंकी कोई नहीं हुआ है। भारत में आतंकी हमला हुआ हो, कहीं पाकिस्तानियों का हमला हुआ हो, उनमें बलूची आतंकी आप नहीं देखेंगे। इसका इनको बहुत अच्छा श्रेय भी मिल रहा है। ये बहुत पास में है, बलूचिस्तान के बगल में ओमान है, ओमान के बगल में यूएई है, उसके बगल में सऊदी अरब है। तो लाखों की संख्या में जो बलूची हैं वो ओमान, यूएई, सऊदी अरब सब देशों में, और उन देशों की सहानुभूति भी इनको अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त है, क्योंकि जो लोग वहां रह रहे हैं बलूची के रूप में, उनके आचरण अच्छे हैं। वो पाकिस्तानियों की तरह नहीं है, भिखमंगे, लुटेरे, चोर, आतंकी। इसलिए इनको समर्थन मिल रहा है। और एक रोचक बात यह है अंत में कि इजराइल, मेरा पूरा विश्वास है कि आज भी इजराइल का समर्थन इसको प्राप्त है, और हो सकता है कि वो खुलकर इजराइल आएगा कल को, जब भारत भी खुलकर आएगा, क्योंकि इजराइल को इसमें लाभ ही लाभ है। इजराइल अपने आप को पाकिस्तान के रूप में बहुत बड़ा शत्रु मानता है, क्योंकि इस्लामी न्यूक्लियर बम केवल पाकिस्तान के पास है। इस रूप में इजराइल को बहुत वो मदद भी कर सकता है, और वो हो सकता है कि मान्यता देने में भी वो आगे बढ़ जाए। इसीलिए मैंने सोमालीलैंड का उल्लेख किया, क्योंकि रणनीतिक रूप से यदि इजराइल को अच्छा लगेगा तो वो एक क्षण नहीं गंवाएगा और वो मान्यता दे देगा।